असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ यूं भागो मत तुम। क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। साथियों, तो उसी ऊर्जा और जोश के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं आज एक नए टॉपिक और नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो साथियों, पूरे जी जान से आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। ठीक है, तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ में, पूरी एकाग्रता के साथ में क्लास को एंजॉय करते हुए पढ़िएगा, क्योंकि आनंद कहते हैं कि जिसकी मस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। तो पूरे जोश और होश विद एंजॉय के साथ में पढ़िएगा, हमारे साथ जुड़िएगा और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अंदर सबसे पहली बात आती है कि भौतिक प्रदेश कहते किसे हैं और भौतिक प्रदेश की परिभाषा क्या होती है। देखो साथियों, भौतिक प्रदेश कहते किसे हैं, सबसे पहले बात हमें यह समझनी चाहिए। भौतिक प्रदेश वास्तव में यदि हम देखें तो भौतिक प्रदेश कोई अलग से नहीं होता। भौतिक प्रदेश हम जहां रहते हैं, जिस स्थान पर रह रहे हैं, वो भी एक भौतिक प्रदेश ही है वास्तव में, अगर समझा जाए तो। लेकिन पूरे एक विस्तृत यदि हम बात करें, अध्ययन करें, तो विस्तृत के अंदर क्या आता है कि उस जो हम जिस स्थान पे रह रहे हैं उसको एक नाम दे दिया गया। ठीक है, उस नाम के आधार पर हम उसको उस भौतिक नाम से पुकारेंगे। ठीक है, अब भौतिक प्रदेश को नाम किस आधार पे दिया गया है, तो देख लीजिए साथियों, ये आपका राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान है। राजस्थान के अंदर यदि हम बात करें तो राजस्थान के अंदर क्या हुआ, 4 भौतिक प्रदेश है। भौतिक प्रदेश की परिभाषा बताऊं तो किसी भी स्थान को या किसी भी स्थल को जलवायु, धरातल और नदी बेसिन के आधार पर वर्गीकृत करना या उसको विभाजित करना क्या कहलाता है, भौतिक प्रदेश कहलाता है। किन आधारों पे उसको विभाजित किया जाता है, तो सबसे पहला आता है धरातल। धरातल का मतलब ये होता है कि उसकी जो आकृति है, ठीक है, यानी कि उसके अंदर जो मिट्टी है, या उसकी यदि हम बात करते हैं उसके अंदर कौन कौन से पर्वत है, कौन कौन से पठार है, तो वो धरातल होता है। उसके आधार पर नंबर 1 उसको विभाजित किया जाएगा। ठीक है, नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं, तो नंबर 2 के ऊपर आपका आता है जलवायु। कौन सा आता है, जलवायु आता है। जलवायु का मतलब ये हो गया कि वहां पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उसके आधार पर भी उसको विभाजित किया जाता है। तीसरे नंबर के ऊपर यदि हम बात करते हैं तो आता है नदी बेसिन के आधार पर। नदी बेसिन के आधार पर, यानी कि नदी बेसिन का मतलब ये हो गया कि देखो, जहां से नदियां निकलती है वहां पे क्या होता है, वहां पे हरियाली होती है, वहां पे अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। जहां से नदी निकलती है वहां पे क्या होता है, वहां पे जैव विविधता जो होती है वो ज्यादा होती है। तो इसी आधार पर क्या होता है, उसी आधार पर उस प्रदेश को बांटा गया। अब देखो, राजस्थान का ये जो आपका भाग दिख रहा होगा, पश्चिमी राजस्थान बोलते हैं। यहां से क्या नदी निकलती है, नहीं निकलती है। जैसलमेर, बाड़मेर, आपका गंगानगर, हनुमानगढ़, यहां से नदी निकलती नहीं है। तो जैसलमेर और बाड़मेर का जो एरिया है, यहां से कोई भी नदी नहीं निकलती। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं है, किसी भी प्रकार की यहाँ पे जैव विविधता नहीं है। तो जैव विविधता है तो वो इस प्रदेश की जलवायु के आधार पर, या इस प्रदेश का जो जलवायु, यहाँ की जो जलवायु जिस वनस्पति को शूट करेगी उसी प्रकार की यहाँ पे जलवायु होगी। क्या यहाँ पे घने वन या घने जंगल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ से नदियां ही नहीं बहती। तो इस आधार पर वे भी क्या किया जाता है, किसी भी प्रदेश को, किसी भी भाग को बांटा गया है स्थलाकृति के आधार पर, जलवायु, धरातल और नदी बेसिन के आधार पर। ठीक है,
अब यदि हम बात करें राजस्थान के जलवायु प्रदेशों की, तो राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को सबसे पहले प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने बांटा था। ठीक है, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने जो है वो बांटा था। प्रोफेसर वीसी मिश्रा थे, उन्होंने राजस्थान को कितने भागों के अंदर बांटा था? 7 भागों के अंदर बांटा था। राजस्थान को कितने भागों में बांटा? 7 भागों के अंदर बांट दिया साहब। ठीक है, उसके बाद में एक नए आपके आते हैं डॉक्टर एस के सेन बोलते हैं जिनको, एस के सेन आते हैं। एस के सेन ने क्या कर दिया था कि राजस्थान को कितने भागों में बांटा था? राजस्थान को 3 भागों के अंदर बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 3 भागों के अंदर बांटा था। और तीसरी बार आते हैं डॉक्टर रामलोचन। कौन आते हैं? डॉक्टर रामलोचन। डॉक्टर रामलोचन ने क्या किया था? डॉक्टर रामलोचन ने 1971 के अंदर क्या किया गया था? इन्होंने भी राजस्थान को बांट दिया था। कितने भागों के अंदर बांटा था? इन्होंने राजस्थान को 2 तो भागों के अंदर बांट दिया था। ठीक है, 2 भागों के अंदर बांट दिया था। उसके बाद में 4 उपभागों के अंदर बांट दिया था। ठीक है, 4 उपभागों के अंदर बांट दिया था। और इसके अलावा इन्होंने 12 लघु प्रदेशों के अंदर भी राजस्थान को बांट दिया था। 12 लघु प्रदेशों के अंदर राजस्थान को बांट दिया था। तो इन्होंने प्रोफेसर वीसी मिश्रा है सबसे पहले, उन्होंने राजस्थान को 7 भागों में बांटा। एस के सेन ने राजस्थान को 3 भागों में बांटा। डॉक्टर रामलोचन ने 1971 के अंदर 2 भागों में, 4 उपभागों में और 12 लघु प्रदेशों के अंदर राजस्थान को बांट दिया साहब। ठीक है, ये तो हुई इनकी बात। ठीक है, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखो, किसी भी यदि हम बात करें कि कोई भी स्थल है उसको यदि भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटना है तो उसके अंदर कुछ आधार लिए जाते हैं। और वो ये जो आधार है वो ये 3 आधार है। कौन कौन से? धरातल, जलवायु और नदी बेसिन के आधार पर किसी भी भौतिक प्रदेश को बांटा जाता है, उसका नामकरण किया जाता है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा गया है? राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा गया है। कॉन्सेंट्रेशन ऑन टू द स्क्रीन योर मोबाइल, अंडरस्टैंड। तो बात करते हैं राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों के अंदर बांटा गया है। गौर से देखते हुए चलिएगा साहब। ठीक है, आप देखोगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा ये जो एरिया है पूरा का पूरा। ठीक है, ये जो आपका एरिया है, ये जो है देखो 4 भागों में बांट देता हूं मैं सबसे पहले तो। ठीक है, 4 भागों के अंदर बांट देता हूं। ठीक है, उसके बाद में ठीक है, ये हो गया 4 भाग। सबसे पहला जो भाग है ना आपका, ये 1 नंबर है। उसके बाद में इसको मैं 2 नंबर दे देता हूं, इसको 3 नंबर दे देता हूं, इसको 4 नंबर दे देता हूं। ये राजस्थान के क्या है? 4 भौतिक प्रदेश मान लो आप। अब हम इनका अलग अलग नामकरण करेंगे। देखो यहां पे क्या है, आपने कभी देखा हो तो ये राजस्थान का मैं बात बता देता हूं, ये गंगानगर जिला है। ठीक है, इसके अलावा ये हनुमानगढ़ जिला है। इसके अलावा यहाँ पे एक चूरू जिला भी आता है। इसके अलावा एक सीकर जिला भी आता है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे तो बीकानेर जिला आता है। बीकानेर के बाद में आपका जैसलमेर आता है। जैसलमेर के बाद में आपका बाड़मेर आता है। बाड़मेर के बाद में आपका आता है पाली आता है, सॉरी जालोर आता है। ठीक है, जालोर आता है। जालोर के बाद में कौन सा आता है? सिरोही आता है। सिरोही के बाद में यहाँ पे कौन सा है? पाली है। ठीक है, और यहाँ पे आपका कौन सा है? जोधपुर है। इसके अलावा कौन सा? यहाँ पे नागौर है। ठीक है, तो ये जिले आते हैं। ठीक है, इन जिलों को क्या बोलते हैं? ये जो भौतिक प्रदेश है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है, देखो कोई भी, ये मैं देख लेता हूं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये आपका क्या हो गया? वेस्ट हो गया। यानी कि ये जो पूरा का पूरा ये उत्तरी हो गया और ये आपका पश्चिमी हो गया। तो ये जो पूरा का पूरा एरिया है, ये जो पूरा का पूरा एरिया है, इस पूरे के पूरे एरिया को क्या बोलेंगे आपका? इस पूरे के पूरे एरिया को यदि मैं लिखूं यहाँ पे, इस पूरे के पूरे एरिया को यहाँ पे क्या बोल देते हैं? इस पूरे के पूरे एरिया को बोल देते हैं उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल। क्या बोलते हैं? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल बोला जाता है इसको। ठीक है, नंबर 1 पे कौन सा मरुस्थल आ गया? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल आ गया। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान का नंबर 1 का भौतिक प्रदेश आ गया। नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं। नंबर 2 के ऊपर कौन सा भौतिक प्रदेश है? तो ये आपको भौतिक प्रदेश दिख रहा होगा। इसके अंदर आप यदि हम बात करें ना, तो यहां से सिरोही से लेकर के, सिरोही से लेकर के, ठीक है, सिरोही, और यहां से आपका शेखावाटी यानी कि सीकर के अंदर,
यहाँ से बीच में जिले आते हैं इसके, सिरोही के बाद में आपका उदयपुर है, राजसमंद है, भीलवाड़ा है, अजमेर है, इसके अलावा जयपुर है, अब आपका कौन सा आता है वो एक नागौर भी आता है इसके अंदर। तो ये सारे के सारे इसके अंदर जिले आते हैं, उसकी बाद में बात करेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ये जो है आपका, ये जो 2 नंबर का भौतिक प्रदेश है इसे बोला जाता है अरावली पर्वतमाला। क्या बोलते हैं इसको? अरावली पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है, अरावली पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद में ये जो आपका नदियों वाला क्षेत्र है ना, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है? ये जो क्षेत्र है इसको बोला जाता है, 3 नंबर का जो एरिया है ना, 3 नंबर का, इसे बोला जाता है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता है, पूर्वी मैदानी प्रदेश कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये जो आपका बच गया, ये जो एरिया है ना, ये इसको बोलते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोला जाता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश है। कौन कौन से हैं मैं आपको दोबारा बता देता हूं एक बार, और मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर कुल कितने भौतिक प्रदेश है? 4 भौतिक प्रदेश है। कौन कौन से हैं? ठीक है, ये देखो आपका राजस्थान है, प्यारा सा राजस्थान, मारो रंगीलो राजस्थान है ये। ठीक है, तो ये आपका क्या है? राजस्थान है। इस राजस्थान के अंदर यदि हम बात करें, कुल कितने भौतिक प्रदेश है? 4 भौतिक प्रदेश है साथियों। ठीक है, गौर करें, ये एक तो नंबर 1 ये हो गया। ठीक है, 2 नंबर पे हो गया, उसके बाद में 3 नंबर पे हो गया, और ये बचा हुआ 4 नंबर पे, यानी कि 1 नंबर, उसके बाद में 2 नंबर, उसके बाद में 3 नंबर, उसके बाद में आता है 4 नंबर। ठीक है, 1 नंबर वाला जो है उसको बोलेंगे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये जो 2 नंबर वाला है इसको बोलेंगे अरावली पर्वतमाला। क्या बोलेंगे? अरावली पर्वतमाला के नाम से इसको जाना जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये जो 3 नंबर वाला है इसको बोलेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश। क्या बोलेंगे? पूर्वी मैदानी प्रदेश के नाम से जाना जाएगा। और उसके बाद में ये जो 4 नंबर बच गया आपका, इसको बोलेंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता है। क्या बोलते हैं? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, ये जो है ये राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश है। आपको अगर समझ में ना आए ना तो आप मुझे बोल दीजिएगा। मैं आपको ये एक और फैक्ट बताता हूं कि ये जो राजस्थान के अंदर जो ये आपको अरावली पर्वतमाला दिख रही है, ये वास्तव में पहाड़ों की एक श्रृंखला है। इस प्रकार से है ना, पहाड़ों की एक श्रृंखला है अरावली पर्वतमाला। और अरावली पर्वतमाला जो है ये राजस्थान के बीचों बीच है, राजस्थान के मध्य के अंदर है ये। ठीक है, इसको आप याद रखना, राजस्थान के मध्य के अंदर है। और इसके इधर वाली साइड में तो आपका क्या है? मरुस्थल है। इसके इधर वाली साइड के अंदर आपका पूरा का पूरा मैदानी और पठारी प्रदेश है। ठीक है, जस्ट लगता है आती पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसको आप याद रखें। और पूर्वी मैदानी प्रदेश के साथ में आपका कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। तो अब हम इनका एक एक करते हुए डिस्कशन करते हुए चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल के नाम से जिसे जाना जाता है। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। नंबर 1, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल की बात करें तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल जो होता है इसकी बात हम करने वाले हैं। तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल की बात करें तो मरुस्थल शब्द जो है वो आपका वो कहां से लिया गया? सबसे पहली बात तो ये आती है कि मरुस्थल कोई भी नाम है तो उस नाम का अर्थ बोला जाता है। तो मरुस्थल शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया है? वो भाषा है अरबी। मरुस्थल किस भाषा से लिया गया है? मरुस्थल जो है वो अरबी भाषा के सखरा शब्द से लिया गया है। किस शब्द से लिया गया है? अरबी भाषा के सखरा शब्द से लिया गया है। और इस सखरा शब्द का अर्थ जो होता है, सखरा शब्द का जो अर्थ होता है, सखरा शब्द जो होता है आपका, इसका अर्थ जो होता है वो क्या होता है? वो होता है मरुस्थल। क्या होता है? मरुस्थल होता है। सखरा शब्द का अर्थ क्या होता है? वो होता है आपके मरुस्थल होता है। ठीक है साथियों, उसके बाद में आपका आता है मरुस्थल की विशेषताएं। मरुस्थल की विशेषताएं क्या क्या होती है? आपको पता है मरुस्थल की विशेषताएं क्या क्या होती है? आप इसका स्क्रीनशॉट लें कि मरुस्थल जो है वो अरबी भाषा के सखरा शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है? मरुस्थल होता है। आगे बात समझ में।
ठीक है साथियों, बढ़ते चलिएगा पूरे जोश और होश के साथ में अपने ड्रीम्स को ट्रू करने के लिए। अंडरस्टैंड माय लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद में यदि हम बात करें विशेषताओं की बात करते हैं, ठीक है। हाँ, मैंने आपको एक चीज और छोड़ दी इसके अंदर, मरुस्थल। मरुस्थल को किसका अवशेष माना जाता है? मरुस्थल को अवशेष किसका माना जाता है, आपको पता है? मरुस्थल को अवशेष माना जाता है टेथिस सागर का। मतलब ये है कि, ठीक है, टेथिस सागर मतलब ये हो गया कि आपने राजस्थान के मां पुराने टाइम के मां सागर हों तो जठे आज रेतीला टिल्ला है नहीं बटा सागर हों तो टेथि सागर किसो हों तो टेथिस सागर हों तो किसे काल के मां हों तो, अब थे पूछो किसे टाइम में हों तो काल हो वो एक किसो काल हो प्लास्टोसिन काल बोला है, किसो काल प्लास्टोसिन काल के अंदर हुआ करता था, ठीक है। टेथिस सागर जो है वो हमारे राजस्थान में भी हुआ करता था। किस टाइम के अंदर होता था? प्लास्टोसिन काल के अंदर हुआ करता था साथियों, ठीक है। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं, अब मरुस्थल को टेथिस सागर का अवशेष माना क्यों जाता है? क्या कारण है कि मरुस्थल को टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है? कारण नंबर 1 लिखे आप, ठीक है। नंबर 1 कारण या यहां पे मैं लिख देता हूं कि मरुस्थल को टेथिस सागर का अवशेष क्यों माना जाता है? अवशेष जो है वो क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है भाई? टेथिस सागर को अवशेष है, आ बात अपन कठू पतो चाली, ठीक है। अवशेष क्यों माना जाता है, ठीक है, आ बात अपन कठू पतो लागी, कठू बेरो लागी, तो आ बेरो अपन लागी। नंबर 1 बात पर आप लिखें, ये टॉपिक है, ठीक है ना, ये एक टॉपिक है पूरा का पूरा। तो इसके अंदर यदि हम बात करें तो टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर 1 राजस्थान के अंदर आपको पता है सबसे ज्यादा क्या है? खारे पानी की झीलें सबसे ज्यादा है राजस्थान में। क्या है? खारे पानी की झीलें राजस्थान के अंदर, ठीक है, राजस्थान के अंदर। दूसरी बात अगर हम लिखें यहाँ पे, तो दूसरी बात यहाँ पे आती है अवसादी चट्टानें यहाँ पे पाई जाती है। कौन सी? अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें यहाँ पे आप पूछेंगे कौन सी होगी सर? अवसादी चट्टानें होती है कोयले की, जो चट्टानें है ना कोयले और खनिज तेल की, जैसे कि कोयले की खनाज है, लिग्नाइट है, कपूरड़ी जालिपा बाड़मेर के अंदर है। इसके अलावा आपके बरसिंह सरबीत नो गुड्डा सर आपके बीकानेर के अंदर हो गई, और खनिज तेल की है जो अब आपके कहाँ पे होगी? बाड़मेर के अंदर हो गई, ठीक है, खनिज तेल, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो एक आपका गांव है कुलधरा, जैसलमेर के अंदर गांव है, वहां पे मछली के अवशेष मिले हैं, ठीक है। तो कुलधरा गांव जैसलमेर के अंदर मछली के अवशेष, कुलधरा गांव जैसलमेर के अंदर मछली के अवशेष, कुलधरा गांव जैसलमेर के अंदर मछली के अवशेष मिले हैं। मछली के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं, ठीक है। तो इस कारण भी इसको क्या बोला जाता है? इन 3 कारणों के अंदर टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। मरुस्थल को क्यों माना जाता है? पहली बात तो खारे पानी की झीलें हैं राजस्थान में। दूसरी बात ये कि अठे अवसादी चट्टाना है, सानो ज्यादा कोयलो और पेट्रोल है। तीसरी बात कुलधरा गांव जैसलमेर के मां मछली का अवशेष मिल जाए, ठीक है। तो वो कारण है भी टेथिस सागर को अवशेष आपा मरुस्थल ने मानागा, ठीक है साथियों। आगे होगी आपको बात समझ में मेरे हिसाब से। अब यदि हम बात करें ना कि मरुस्थल जो होता है ना, इसकी कुछ विशेषताएं होती है, इसकी कुछ क्या होती है? विशेषताएं होती है, वो आप लिख लीजिएगा। विशेषताएं क्या क्या होती है? नंबर 1 विशेषता ये होती है कि यहाँ पे वर्षा का अभाव होता है। जाहिर सी बात है, सारा ही जाने बिजठे धूल उड्डे बैठे वर्षा को कोई काम को नहीं हुआ है, तो वर्षा का यहाँ पे क्या हो गया? अभाव हो गया। जद वर्षा ही ना होगी तो भटकी को नहीं हुआ, पेड़ पौधा ही को नहीं हुआ। तो दूसरी बात आओगी भी अठे के हो गयो वनस्पति तो है ही को नहीं, यानी कि वनस्पति रहित क्षेत्र हो गया, ठीक है। उसके बाद में जब यहाँ पे वनस्पति ही नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे क्या नहीं होगा? खाद्यान्न भी नहीं होगा, यानी यहाँ पे क्या नहीं होगा? खाद्यान्न भी नहीं होगा। खाद्यान्नों का क्या होगा? यहाँ पे अभाव रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे जब वनस्पति नहीं होगी तो पशुओं के चारे का अभाव भी रहेगा। पशुओं के लिए चारे का अभाव जो है वो भी रहने वाला है। पशुओं के लिए चारे का अभाव भी यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है साथियों। उसके अलावा यहाँ पे क्या पाया जाता है? प्रतिकूल परिस्थितियां पाई जाती है। प्रतिकूल यानी कि अठे बंदो रे कौन सा है? बहुत कम चांस है भी बंदो अठे रेस्क है। तो यहाँ पे क्या पाया जाता है? प्रतिकूल परिस्थितियां पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे क्या है?
कुछ भी नहीं है यहाँ पे, भूमि की उर्वरता ही नहीं है साहब, सही बात तो ये है, ठीक है ना, भूमि की उर्वरता ही नहीं है यहाँ पे, सही बात ये है कि यहाँ पे जब भूमि की उर्वरता ही नहीं है तो जाहिर सी बात है वनस्पति भी नहीं होगी, खाद्यान्नों का भी अभाव होगा, प्रतिकूल परिस्थितियां होगी, पशुओं के लिए चारे का अभाव होगा, मतलब हर टाइम बंदे को संघर्षों से लड़ना पड़ता है। आज भी वो लोग हैं जो वहां पे रहते हैं, जैसलमेर के अंदर है, पूरे रेतीले टीलों के बीचों बीच रहते हैं, उन लोगों को पानी के लिए 10-10, 15-15 किलोमीटर चलना पड़ता है, ठीक है, आज भी, ठीक है। तो ये वास्तव में सत्य है, मरुस्थल की जो कंडीशन है वो बहुत जो है वो दयनीय है अपने आप के अंदर। तो यहाँ पे आप इसकी विशेषताएं लिख लीजिएगा, विशेषताएं क्या क्या है, वर्षा का अभाव, वनस्पति रहित, खाद्यान्न का अभाव, पशुओं के लिए चारे का अभाव, प्रतिकूल परिस्थितियां और भूमि की उर्वरता यहाँ पे नहीं है। तो ये उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल की क्या हो गई, आपके विशेषताएं होगी। इसके अलावा इसको क्या कहते हैं, इसको मृत भूमि भी कहा जाता है। मरुस्थल को क्या कहते हैं, मृत भूमि कहते हैं। मरुस्थल को क्या कहते हैं, मृत भूमि कहते हैं, यानी कि डेथ लैंड कहते हैं, डेड लैंड, ठीक है, डेड LAND कहते हैं, ठीक है, डेड लैंड भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसकी सारी की सारी क्या होगी, विशेषताएं हो गई। साथियों मैं समझता हूं ना कि आपको ये जो पढ़ाया गया है ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो आप कमेंट जरूर करें, बताएं हमें कि आपको किस प्रकार से हमारी क्लास लग रही है, ठीक है। अगर हमें इसमें कुछ सुधार करने की जरूरत होगी तो हम जरूर करेंगे, आपकी बातों पे अमल जरूर करेंगे, ठीक है। तो आप हमें एक बार जरूर बताएं कि आपको हमारा बोलने का लहजा और तरीका किस प्रकार से लगा है। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस बात को शेयर करें कि वहां पे राजस्थान की सामान्य जानकारी पढ़ाई जा रही है। अभी हमने 5 क्लासेस अपलोड कर दी है, 6ठी क्लास हमारी ये है। तो आपको कैसी लगी ये क्लास आप जरूर बताएं हमें कमेंट करके, और खास करके वो बच्चे जो कि +2 पास आउट है और सीधा मैदान में उतरे हैं, अभी कंपटीशन की दौड़ के अंदर है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत साथियों।